नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम इस वीडियो में 4 दिग्गज प्राइवेट बैंकों के बारे में डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ है, सारा कुछ फंडामेंटल। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स और न्यूज़ और तरह तरह के स्टॉक्स के ऊपर फंडामेंटल एनालाइज मिलते रहेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं HDFC बैंक। सबसे पहले हम लोग इस बैंक के बारे में ही बात करते हैं। HDFC बैंक, आपकी स्क्रीन के ऊपर प्राइस आ रहा होगा 977 रुपीज़ का। और ये मैं यहाँ पर डेट आप एक बार देख लीजिए, 12 जून 2020 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और मैं इस बैंक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से इंडिया के अंदर नंबर 1 है ही। और एशिया के अंदर अगर आप बात करें तो एशिया के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर बैंकों में से HDFC बैंक नंबर 1 बैंक है। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो 5,39,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि 5,39,000 करोड़ का मार्केट कैप HDFC बैंक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं ICICI बैंक। ICICI बैंक 12 जून 2020 की सिचुएशन अगर देखें तो 343 रुपये के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है NSE के ऊपर। और इसका अगर मार्केट कैप अगर आप देखें तो 2,23,000 करोड़ का मार्केट कैप है ICICI बैंक का। एक्सिस बैंक के बारे में अगर आप बात करें तो 406 रुपये 60 पैसे के ऊपर NSE के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है 12 जून 2020 को। इसका अगर आप मार्केट कैप देखें तो 1,15,000 करोड़ का मार्केट कैप एक्सिस बैंक कैप में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा बैंक, 1280 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है NSE के ऊपर 12 जून 2020 को। मार्केट कैप की बात करें तो 2,54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके बाद हम लोग एक बार दोबारा से देखते हैं पी वैल्यूएशन। पी अगर बात करें तो HDFC बैंक का पी आपको 19.74 का पी दिखेगा। उसी तरफ ICICI बैंक में आपको 23.57 का पी दिखेगा और ICICI बैंक में। और एक्सिस बैंक में आपको पी दिखेगा 27.77 का, यहाँ पर एक्सिस बैंक में आपको पी दिखेगा। और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 28.65 का पी दिखेगा। तो पी के लिहाज से अगर आप देखें तो HDFC बैंक का पी आपको सस्ता यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिविडेंड यील्ड। HDFC बैंक में आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेगा 0.77% का। और ICICI बैंक में आपको डिविडेंड यील्ड देखने को मिलेगा 0.29% का। और एक्सिस बैंक में आपको देखने को मिलेगा 0.25% का। और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको 0.063% का। यानी कि अगर आप बात करें डिविडेंड के लिहाज से तो चारों में से कोई भी बैंक आपको अच्छा डिविडेंड लॉन्ग टर्म में बनाकर नहीं देगा, क्योंकि ये बैंक्स डिविडेंड नहीं देते हैं। तो डिविडेंड के लिहाज से आपको इन 4 बैंकों में से किसी को भी यहाँ पर पिक नहीं करना है, चूज़ नहीं करना है। और उसके बाद अगर हम लोग आते हैं लॉन्ग टर्म रिटर्न में तो आप देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की अगर आप सिचुएशन देखें तो 5 साल में कोटक महिंद्रा बैंक आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहा है 92% का। उसी तरफ HDFC बैंक में अगर आप आते हैं तो 89% का रिटर्न HDFC बैंक आपको 5 साल में बना कर दे रहा है। ICICI बैंक की बात करें तो आपको 23% का रिटर्न ICICI बैंक 5 साल में बना कर दे रहा है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक आपको यहाँ पर -26% का रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो मतलब रिटर्न के लिहाज से अगर देखें तो 5 साल का सिचुएशन जो है वो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छा दिखेगा। उसके बाद HDFC बैंक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ICICI बैंक और एक्सिस बैंक आपको नेगेटिव में रिटर्न देता हुआ नजर आएगा 5 साल के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो बात निकल के आती है फ्रेंड्स, आपको कौन सा स्टॉक यहाँ पर बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मुझको यहाँ पर किसी एक स्टॉक को पिक करना होता, चूज़ करना होता लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर लीडर के साथ ही जाता HDFC बैंक। लेकिन अगर आप बात करें करंट सिचुएशन की तो यहाँ पर एक्सिस बैंक आपको बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसका जो मेन रीज़न है, FIIs यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर थे वो एक्सिस बैंक में जो FIIs थे वो थे मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर।
तो यहाँ पर वो लोग निकल चुके हैं, बहुत से लोगों ने यहाँ पर अपना पैसा निकाल लिया है एक्सिस बैंक से। तो एक्सिस बैंक में आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। ये स्टॉक 700-800 में ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको पहले के ज़माने में, लेकिन अभी आपको ये 400 के भाव पे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा हिस्सा भी अपने पोर्टफोलियो का एक्सिस बैंक में रखना चाहिए, लेकिन मेरे बोलने से नहीं, आपको रिसर्च करना चाहिए। अगर आपको ठीक ठाक लगे प्राइस के ऊपर, आपको अगर प्राइस ठीक ठाक लगे और फंडामेंटल वगैरह ठीक ठाक लगे तो ही आप इन्वेस्ट कीजिए। और बैंकों को लेकर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। कौन से बैंक का किस सेक्टर में किस सेगमेंट में ज़्यादा मतलब लोन दे के रखा है वो आपको देखना चाहिए। और एनपीए के ऊपर आपको डेफिनेटली नज़र करना चाहिए। अगर बात करें एनपीए के लिहाज से तो एचडीएफसी बैंक का एनपीए मुझको बहुत अच्छा लगता है। एनपीए इनका मतलब कह सकते हैं जो एनपीए के लिहाज से एचडीएफसी बैंक सबसे बेस्ट है मुझको जो लगता है। और बाकी कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत ही अच्छा बैंक है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बैंक है। लेकिन यहाँ पर मुझको कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनली कोटक महिंद्रा बैंक में मैं कोटक महिंद्रा बैंक को भी बहुत अच्छा बैंक मानता हूँ, लेकिन पर्सनली अगर पूछे तो इन 4 बैंकों में से मुझको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली होगा। और एचडीएफसी बैंक अगर बात करें तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है और सेंसेक्स में भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है। तो कह सकते हैं दिग्गज कंपनी। और आपको हमेशा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी मार्केट लीडर के साथ ही आगे बढ़िए। और अगर आप चाहे तो आप अपना जो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाने के लिए अगर आप चाहे तो मैं आपको इन 4 बैंकों में ही पैसे लगाने की राय दूंगा, क्योंकि ये 4 बैंक ही अच्छे हैं। और कौन सा बैंक किस दिन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा इसकी गारंटी कोई भी आपको नहीं दे सकता। मतलब कोई बैंक मतलब किसी दिन होकर मतलब ऐसा होगा, किसी दिन टेलीकॉम सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होगा, किसी बैंक ने टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा लोन दे के रखा है तो उस दिन वो वाला बैंक आपको डाउन में दिखेगा। किसी दिन अगर ऑयल क्रूड ऑयल ये सब चीज़ों में आपको कोई दिक्कत आया उस दिन उसमें कोई बैंक ने उस दिन अगर देखे तो ऑयल सेक्टर में कोई ज़्यादा पैसा दे के रखा है किसी बैंक ने तो वो गिरेगा। मतलब हर दिन आपको किसी ना किसी बैंक में उठापटक देखने को मिलेगी। लेकिन बैंकों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे बैंक में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो भाई साहब यहाँ पर आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। अगर आप सरकारी बैंकों की बात करें तो आप उठाकर देख लीजिए पीएनबी कहाँ पर ट्रेड करता था। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वो सारे कुछ कहाँ पर ट्रेड करते थे। तो आपको यहाँ पर पूरी तरह से चौकन्ना होकर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ मतलब ये बहुत ही खतरनाक सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर बहुत ही खतरनाक सेक्टर है एक इन्वेस्टर के लिए। एक मतलब जो मतलब नया आया है मार्केट में उसको ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो उसको मैं पहले कभी भी उसको ये नहीं कहूँगा कि वो एग्रेसिव होकर किसी छोटी मार्केट कैप वाली बैंक या फिर सरकारी बैंकों में अपना पैसा पूरी तरह से लगा दे। सरकारी बैंकों में से मुझको पर्सनली एसबीआई बहुत अच्छा लगता है। मैं एसबीआई के अलावा किसी भी सरकारी बैंक में आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको ये बात सुनकर बुरा लगता है तो लग सकता है फ्रेंड्स, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा आपको बुरा लगा। लेकिन मैं आपको प्राइवेट बैंकों में इन 4 बैंकों को अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो बैंकों को लेकर ही आगे बढ़ना है। निफ्टी को ऊपर जाना है तो बैंक निफ्टी का सहारा ज़रूर लेना होगा। अगर बैंक निफ्टी सहारा नहीं देगी तो निफ्टी ऊपर कभी भी यहाँ पर मतलब कभी भी अच्छी तरह से ऊपर नहीं जा पाएगी, कभी भी अच्छी तरह से ऊपर नहीं जा पाएगी। अगर आप बात करें तो निफ्टी में बैंक निफ्टी का 30% के आसपास का वेटेज है, तो आप समझ ही सकते हैं बैंक निफ्टी। और ये प्राइवेट बैंक भी उनमें बहुत ज़्यादा वेटेज रखती है, तो आपको डेफिनेटली इनको देखना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।